प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लेकर आए हुए हैं। 2022 का ये जो पेपर है इसको पूरे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी इसकी मत करना, क्योंकि आपके लिए आपके डिमांड पर ये सारा कुछ किया जा रहा है, ठीक है ना। और 2022 का 348 जीआर का पेपर है। जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं उनके लिए है ये, ठीक। और अगर आपके चाहे जो बोर्ड हो, अगर आप एनसीईआरटी आपके यहाँ चलती है तो आपके लिए भी यह क्वेश्चन देखना चाहिए, ठीक। यानी लगभग सभी बोर्ड के लिए है, बस ये यूपी बोर्ड की कॉपी में लिखा गया है। बाकी क्वेश्चन तो एज इट इज रहेगा सब बोर्ड के लिए। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, आपको ये जब बोर्ड एग्ज़ाम में बैठोगे तो ये कॉपी मिलेगी और इसी कॉपी में आपको पूरा एग्ज़ाम देना है। देखिए इस पूरे पेपर्स का सलूशन हमने इस पेपर में किया है, पूरा का पूरा किया है, ठीक। आज के इस वीडियो में हम पूरी इस क्वेश्चन को आपसे अवगत कराएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है। साथ ही साथ उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना 90% है। उससे पहले आपके डिमांड पर जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है ब्रह्मास्त्र बैच, आपको पूरे 4 वर्ष के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सलूशन मिलेगा। अब पूरे 20 सेट मिलेंगे। कितने सेट दोस्तों? 20 सेट मिलेंगे और गेस्ट पेपर भी मिलेगा। तो जिन बच्चों को लेना है वो 7992087382 पर गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। मात्र 80 रुपये में आपको सारे मिल जाएंगे और ये 80 रुपया 80% दिलाने की गारंटी रखता है दोस्तों। अगर आप इस पूरे कोर्स को परचेज करके तैयार कर लेते हो तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा नंबर ले आओगे, ठीक। तो जिन बच्चों को एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर ले आना है वो इस कोर्स को परचेज कर लें। आपके लिए 80 रुपये कुछ नहीं है, बस ये 80 रुपये 80% दिलाएगा, ये हम जानते हैं, ठीक। जिन बच्चों का एक सब्जेक्ट कमज़ोर है वो 30 रुपये पेमेंट करके एक सब्जेक्ट का 19 से 20 PDF ले सकते हैं, ओके। तो इस नंबर पे पेमेंट करें। पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट भेजें गूगल पे पर, और किसी ऐप से नहीं करना है, गूगल ऐप से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो इस तरीके से आपको बोर्ड कॉपी मिलेगी और इस बोर्ड कॉपी में आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, इस बोर्ड कॉपी में आपको रोल नंबर लिखेंगे। रोल नंबर 10 अंकों का होगा। 10 अंकों का रोल नंबर लिखने के बाद उसे हम शब्दों में भी लिखेंगे, ठीक है। शब्दों में किस तरीके से लिखना है ज़रा ध्यान देना, इस चीज़ को हम बता देते हैं। देखो एक मॉडल हम एक डेमो दिखा देते हैं। जैसे ये देखो, ये 10 अंक का रोल नंबर है, आपको अपने पेन से भरना है, बट मैंने कंप्यूटराइज भर दिया है। 10 अंक का रोल नंबर भरना पड़ेगा, फिर शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ 2 है तो 2, फिर 3 है तो 3, 2 5 2 3 5 4 5 0। ये आपको इस तरीके से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है। फिर विषय की बात करें तो विषय आपका जो भी होगा यहाँ पे डाल देना, जैसा कि मैंने यहाँ भौतिक विज्ञान डाल दिया है। आप जीव विज्ञान जो भी सब्जेक्ट देना यहाँ पे विषय। रही बात प्रश्न पत्र की, तो आप हर सब्जेक्ट में एक ही पेपर देते हैं तो यहाँ पे केवल प्रश्न पत्र लिखना है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, देखो हर पेपर पे ना यहाँ पे संकेतांक होता है, तो इस संकेतांक को आपको बॉक्स में लिखना है। परीक्षा का दिन जो भी होगा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। और परीक्षा तिथि डालेंगे, डैश करके पाली, जिस पाली में आप देंगे, मॉर्निंग में दे रहे हैं तो प्रथम पाली लिखना, और इवनिंग में दे रहे हैं 2 बजे से तो यहाँ पे द्वितीय पाली लिखना है। फिर केंद्र के नाम की बात करें तो केंद्र का नाम यहाँ पे डाल देना है। जिस केंद्र में आप परीक्षा देंगे उसी केंद्र का नाम यहाँ पे भरना है। तो ये रहा आपको कॉपी के फ्रंट पेज भरने का तरीका, ठीक। अब देखो आगे, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है, भ्रूण पोष की कोशिकाएं होती हैं।
जब आप एग्जाम में बैठोगे तो पहले बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा, तो आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल देना है। ठीक, अगर स्केच से डाल सकते हो तो स्केच से डाल देना। ठीक, तो यहाँ पे देखिए भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं त्रिगुणित होती हैं। जो भ्रूणपोष होता है दोस्तों, उसकी जो कोशिकाएं होती हैं त्रिगुणित होती हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 का पहले का तीसरा सही है। इस तरीके से एग्जाम लिखना है। ठीक, आगे देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटन के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइड अनुपात क्रमशः होता है, कितना होता है? 3:1 होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कितना? 3:1 है। देखो ख का पहला नंबर 3:1 सही है। फिर अगला है टाइफाइड के रोगजनक का नाम लिखिए। तो टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या है? साल्मोनेला। क्या दोस्तों? साल्मोनेला। ठीक है, यहाँ देखो साल्मोनेला, यानी पहले का ग का यहाँ पे दूसरा नंबर सही है। ओके, अब आगे देखिए। अब हम बात कर लेते हैं निम्नलिखित में कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं है। तो याद रखना, इसमें जो है ना पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। ये मरुस्थलीय पौधे नहीं है। बाकी सब पत्ती पर मोटी उपत्वचा होती है, ये भी है। रंध्र गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं, ये भी है। पत्ती का कार्य तना करने लगता है, ये भी होता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम प्रश्न उत्तर संख्या 2 को बढ़ेंगे। और प्रश्नोत्तर संख्या 2 क्या है हमारा? यदि किसी पौधे के परागण में क्रोमोसोम की संख्या 21 है तो उसके अंड कोशिका और युग्मनज कोशिका की क्रोमोसोम की संख्या होगी। तो ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हुए हैं। यदि किसी पौधे के परागण में क्रोमोसोम की संख्या 21 है तो उसके अंड कोशिका और युग्मनज कोशिका की क्रोमोसोम की संख्या 42 होगी। कितनी होगी दोस्तों? 42 होगी। ठीक, अब आगे देखिए। आगे है प्रश्न संख्या 2 का ख। जरा ध्यान देना। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है। तो जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है। कौन काटता है? प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे के ग की। दूसरे का ग है चरघातांकी वृद्धि के समीकरण को लिखिए। ठीक है, चरघातांकी वृद्धि के समीकरण को लिखिए। तो यहाँ देखिए जनन स्वास्थ्य के प्रति अरुचि। ठीक, तो जनन स्वास्थ्य के रुचि के प्रति रुचि और जनन अंगे जनन रोगों, संतान उत्पत्ति, सहगर्भता, मादा आर्तचक्र और गर्भपात, इतना होता है चरघातांकी वृद्धि के समीकरण है। ठीक है ना। अब ये भी है, यहाँ पे भी देखिए ये ग्राफ है उसका, चरघातांकी समीकरण वृद्धि के ग्राफ इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ता है। उसके बाद हम दूसरे के घ की बात कर लेते हैं दोस्तों। दूसरे का घ क्या है? पात्रे निषेचन को संक्षेप में लिखिए। पात्रे निषेचन क्या है जरा ध्यान देना। यहाँ पे दूसरे का अंगा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बस, ठीक, इसलिए हम इसे छोड़ते हैं। अब आ जाते हैं, अभी देखो लास्ट में हो सकता है इसे सॉल्व करा दें। दूसरे घ अंगा में देखते हैं, दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। ठीक, तो दूध से दही बनाने वाले लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। किसको किया जाता है? लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए अगला है 3 का, अनिषेक जनित फल क्या है? एक उदाहरण दीजिए। अनिषेक जनित फल क्या है? एक उदाहरण दीजिए दोस्तों, जरा ध्यान देना। अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं और अनार अंगूर जो है अनिषेक फल का एक उदाहरण है। ओके, आगे देखिए। अब आ जाते हैं हम 3 का घ। देखो जो इम्पोर्टेंट है उसी प्रश्नों को हम आपसे अवगत करा रहे हैं। 3 का घ, ठीक है। तो 3 का घ क्या है? क्राई प्रोटीन क्या है? इसको पैदा करने वाले जीव का नाम लिखिए। ठीक, क्राई प्रोटीन
जरा ध्यान देना। छायोद्भिद और समयुग्मजी अलील जोड़ों से क्या समझते हैं, अभी देखते हैं लास्ट में इसको भी। क्राई प्रोटीन क्या है, पहले इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, ठीक है। क्राई प्रोटीन क्या है, इसको पैदा करने वाले जीव का नाम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्राई प्रोटीन एक विषाक्त प्रोटीन है जो क्राइगेन द्वारा कोड जाती है। काई प्रोटीन कई प्रकार के होते हैं, जैसे जो प्रोटीन्स जीन काई 1AC व क्राई AB द्वारा क्रूडबद्ध होते हैं वे कपास के मुकुल क्रीम को नियंत्रित करते हैं, जबकि काई AB मक्का छेदक को नियंत्रित करते हैं। किसको? मक्का छेदक को नियंत्रित करते हैं। अगला है काई प्रोटीन बैसिलस यूरिनेजिएंसिस BT द्वारा बनता है। इसके निर्माण को नियंत्रित करने वाला जीन को काई जीन कहते हैं, जैसे काई 1B, क्राई 1AC, क्राई 11AB। यह जीवाणु प्रोटीन को एंडोटॉक्सिन के रूप में प्रोटॉक्सिन क्रिस्टलीय अवस्था में उत्पन्न करता है। और आगे क्या है, 2 क्राई जीन काटना BT काटने में डाले जाते हैं, जबकि A BT कार्ब में डाला जाता है, जिसके फलस्वरूप BT काटन बालवार्म के लिए प्रतिरोधक बन जाता है। जब BT कार्ब प्रतिरोधकता बन जाता है, जबकि BT कार्ब प्रतिरोधकता कार्बों के लिए विकसित होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे के अंगा। बायोरिएक्टर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दोस्तों बायोरिएक्टर क्या है, जरा ध्यान देना। बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं एवं मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पादकों, व्यस्त एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। वांछित उत्पाद पाने के लिए जीव प्रतिकारक अनुकूलतम परिस्थितियां जैसे तापमान, pH, क्रियाधार, विटामिन, लवण, ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। सामान्यतः बेलनाकार होते हैं या इसमें घुमावदार आधार होता है, जिससे रिएक्टर के अंदर की सामग्री को मिश्रण में सहायता मिलती है। विढोलक प्रतिकारक के अंदर की सामग्री को मिश्रित करने के साथ साथ प्रतिकारक में सभी जगह ऑक्सीजन की उपलब्धता भी कराते हैं। प्रत्येक जीव प्रतिकारक रिएक्टर में एक प्रक्षोभक यंत्र होता है। इसके अतिरिक्त उसमें ऑक्सीजन प्रदाह यंत्र झाग होता है। झाग नियंत्रण यंत्र, तापक्रम नियंत्रण यंत्र, pH नियंत्रण होता है। इसमें से समय समय पर संवर्धित उत्पाद की थोड़ा मात्रा निकाल दी जाती है। अब दूसरे का घ क्या है दोस्तों? पात्रे निषेचन को संक्षेप में लिखिए। हाँ, दूसरे का घ छोड़े थे ना दोस्तों, उसी को हम यहाँ पे देखो, पात्रे निषेचन को संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर ध्यान देना, पात्रे निषेचन या IVF एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम शुक्राणु को सीधे अंडकोशा के कोशाद्रव्य में प्रवेश कराते हैं, जिससे युग्मनज बनता है और फिर इसको माता के गर्भ में धारण या रोपण करा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ICF के द्वारा संपन्न कराते हैं। ठीक है ना। अब देखिए चौथे का क क्या है दोस्तों? शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता के मध्य अंतर कीजिए। जरा ध्यान देना, शरद ऋतु में या शीत ऋतु में अक्रिय अवस्था में जाकर समय बिताने की क्रिया को शीत निष्क्रियता कहते हैं। ठंड से बचाने के लिए गुफा, खौह इसमें चले जाते हैं तथा इनकी शारीरिक क्रिया मंद हो जाती है। उदाहरण, भालू अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अपने गुफा में चला जाता है, जिससे उसे ठंड नहीं लगती, जिससे वह शीत ऋतु में भी सुरक्षित रहता है। ये हमारा चौथे का क का आंसर है। अब है शुक्राणु जनन क्या है? संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। और इसी में और है ग्रीष्मनीयता, मतलब शीत निष्क्रियता। ग्रीष्मनीयता क्या है जरा देख लेते हैं। सूखा होने पर या गर्मी से बचने के लिए कुछ जीव अक्रिय अवस्था में चले जाते हैं, इसे ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रीष्म निष्क्रियता।
अगला उदाहरण, दक्षिण पश्चिम की मरुभूमि में पाए जाने वाले गिलहरियाँ, अधिक गर्मी पड़ने पर ये गिलहरियाँ अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, जिससे इनका जीवन पहले की तरह ही चलता रहता है। ओके, अब देखिए चौथे का ख। चौथे का ख जरा ध्यान देना। शुक्राणु जनन क्या है? संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। शुक्राणु जनन, जरा ध्यान देना दोस्तों। वृषण में शुक्राणुओं का बनना शुक्राणु जनन कहलाता है। इसमें निम्न हार्मोन्स बनते हैं जो GHRH, LH, F5H हैं। शुक्राणुओं का निर्माण किशोरावस्था में होने पर आरंभ में हो जाता है। सबसे पहले शुक्राणु जनन सूत्री विभाजन निषेधन द्वारा प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बन जाती हैं। प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है तो द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं बन जाती हैं। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये शुक्राणु प्रसूव बन जाता है। फिर इनका विभाजन होता है तो शुक्राणु बन जाता है। यह प्रक्रिया 3 चरणों में होती है, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था क्या है जरा ध्यान देना। इसमें शुक्र जननलिका की जनन इपिथीलियम कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु गुणन कोशिका का निर्माण होता है। वृद्धि अवस्था क्या है? शुक्राणु जनन कोशिका में पोषण पदार्थ के संचित होने से कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है और प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनती हैं। ओके, अब आगे देखिए परिपक्वन अवस्था क्या है। इसमें अर्धसूत्री प्रथम विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु कोशिकाएं बन जाते हैं तो परिपक्वन होकर कोशिकाएं बनती हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा प्रश्न का उत्तर। अब चौथे का ग। चौथे का ग क्या है? चौथे का ग को जानने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि जिन बच्चों को कोर्स लेना है, ठीक, वो हमारे 7992087382 पर संपर्क करें। 499 वाला कोर्स आपको इस समय 80 रुपये में कर दिया गया है। आप ये 80 रुपये पेमेंट करके आप 5 सब्जेक्ट का कोर्स 86 PDF पा सकते हैं। ठीक है, और ये 80 रुपये आपको 80% दिला सकता है। बस आप लेकर, आपके पास अभी बहुत समय है, चाहोगे ना अब इस समय ये अनसाल पेपर्स का सलूशन देंगे। ये ब्रह्मास्त्र कोर्स है दोस्तों, और जिन्होंने ब्रह्मास्त्र कोर्स लिया वो जाके एग्ज़ाम में ब्रह्मास्त्र की तरह छोड़ देगा और एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को कोर्स लेना है वो 80 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजें। 7992087382 पर संपर्क करें। गूगल पे करने के बाद स्क्रीनशॉट सेंड करें। ठीक, और ये 80 रुपये आपको 80% दिला सकता है। अब आ जाते हैं चौथे का ग। चौथे का ग जो है अपूर्ण प्रभाविता और टीकाकरण, 2 चीज़ें हैं। तो पहले अपूर्ण प्रभाविता देते हैं। जब 2 VPRC लक्षणों का आपस में क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों के प्रकट होने के बजाय एक मिश्रित गुण प्रकट होता है, उसे ही हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। संतति तो जनकों से मिलती जुलती नहीं होती तथा एक नई तीसरी लक्षण उत्पन्न होती है तथा इनके बीच क्रॉस होता है, इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेंगे। और यहाँ है अपूर्ण प्रभाविता का ये पूरा पीढ़ी R गुलाबी, इधर लाल, इधर R सफ़ेद है। ठीक, चौथे का ग का दूसरा देखिए टीकाकरण। टीकाकरण जरा ध्यान देना। वैक्सीन अथवा टीका प्रायः कोशिकाएं निलंबन होता है अथवा यह कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है जो प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में वैक्सीन प्रजननों का तैयार घोल होता है जो इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराने पर विशिष्ट प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा उत्पन्न कराता है। यह क्रिया टीकाकरण कहलाती है। सबसे जरा ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले सन 1798 में एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की तकनीक में
गौसीतला विषाणु को चेचक के विरुद्ध प्रतिरक्षण कर्म के रूप में प्रयोग किया था। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है और ये उसका पूरा चित्र है। ठीक, अब देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाना। पाँचवें का क क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए अगर हम अब पूरा समझाएंगे तो ज़्यादा समय आपका वेस्ट हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, अब आपको सारे प्रश्न दिखाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न, और स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लेना। ठीक, तो ये पाँचवें का मेंडल की प्रभाविता का बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ना जरूर इससे, ठीक है ना। याद रख लेना कि ये एग्जाम में आने की संभावना 80% है मेंडल के नियम। फिर इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे मेंडल के नियम का। फिर आप जाते हैं, ये तो हर साल पूछता है, सक्रिय प्रतिरक्षा एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा उदाहरण देते हुए निवेद कीजिए। तो ये आपके 1.5 नंबर का क्वेश्चन है। सक्रिय प्रतिरक्षा में 1.5 नंबर का मिलेगा, स्क्रीनशॉट लेंगे। ये सक्रिय प्रतिरक्षा, ठीक, और इधर है निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, ये पूरा लिखा हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लेना। 5 का ग देखिए दोस्तों, 5 का ग, है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंतरजातीय स्पर्धा सिंड्रोम, अंतरजातीय स्पर्धा सिंड्रोम पर यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी है। तो ये अंतरजातीय स्पर्धा पर टिप्पणियाँ हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। इधर भी है यहाँ तक, ठीक। अब ये दूसरा नंबर है, ये सिंड्रोम पर टिप्पणी है। 5वें ग का दूसरा सिंड्रोम पर पूरी टिप्पणी है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे इसका यहाँ तक, ठीक। फिर 5वें का घ, 5वें का घ क्या है दोस्तों, पारिस्थितिकी विविधता एवं अनुवांशिक विविधता में अंतर। देखो पारिस्थितिक विविधता यहाँ पे लिखा हुआ है और अनुवांशिक विविधता यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों में अंतर। ये पहले पारिस्थितिक विविधता लिखेंगे, फिर अनुवांशिक विविधता लिखेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं 6 का क, 6 का क पहला, 6 का क का पहला प्लेसेंटा और दूसरा है पौधे में गुरु बीजाणु जनन। तो यहाँ पे देखिए प्लेसेंटा के बारे में ये पूरा लिखा गया है, 6 का क का पहला, और फिर गुरु बीजाणु जनन ये 6 का क का दूसरा, स्क्रीनशॉट लेंगे, ओके। फिर आ जाते हैं 6 का ख। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं प्यारे बच्चों। वीडियो को पूरा स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लेना, एग्जाम में जाओ धुआं जरूर करके आओगे। आरएनए एवं डीएनए में अंतर कीजिए। आरएनए डीएनए, आरएनए में अंतर, ये देखो पूरा लिखा हुआ है, डीएनए में अंतर, डीएनए आरएनए, ओके। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। और आपके लिए ये चैनल प्रतिबद्ध है, ठीक। और जो बच्चे इस चैनल को फॉलो कर लिए हैं उनका भविष्य उज्जवल है, ओके। 6 का ग जरा ध्यान देना। सहोपकारिता क्या है, उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। देखो ये सहोपकारिता क्या है, एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, ठीक। देखो आंसर ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा 3-3 पेज लिख देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कम शब्दों में भी अच्छा खासा नंबर ला सकते हो। ये जरूर नहीं कि आप जितने नंबर है, 1 नंबर है 1 पेज, 2 नंबर है 2 पेज, कम शब्दों में अगर अच्छा खासा उसमें पॉइंट लिख देते हो तो आपको पूरा नंबर देखने को मिलेगा। 6 का घ क्या है, बीज पत्राधार एवं बीज पत्रों परिक के मध्य अंतर। तो 6 का घ यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। और जिन बच्चों को कोर्स परचेज करना है वो 7992087382 पर संपर्क कर सकते हैं। अभी मैंने कोर्स परचेजिंग नंबर आपको दिखाया कि 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, साथ ही साथ एक गेस्ट पेपर मिलेगा, जिसको करके आप 80 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए इसी नंबर पे, ठीक। इसी नंबर पेमेंट करना है गूगल पे, और ये 80 रुपये में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये 80 रुपये 80% दिला सकता है। काफ़ी बच्चे अभी तक खरीद चुके हैं, अगर आपको भी लेना है तो आप ले सकते हैं। अभी आपके पास 1 हफ्ते समय है। अब लास्ट में आपको केवल प्रैक्टिस सेट हल करने हैं जो कि हम देंगे, ओके। तो अपना भला चाहो तो कोर्स परचेज करके मज़ा आ जाएगा दोस्तों। ये 80 रुपये ना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है जो बच्चे नहीं लेंगे।
7 नंबर है जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, इसको क्षत पहुंचाने वाले कारक और कारकों का वर्णन कीजिए, जैव विविधता के संरक्षण हेतु क्या उपाय हैं। अथवा आवृत्त बीजी पौधे का निषेचन कैसा होता है, पश्च निषेचन संरचना एवं घटनाओं की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जैव विविधता, ये 7वां का ये वाला मैंने सॉल्व किया, इसे नहीं सॉल्व किया, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे यहाँ पे और इधर भी। ठीक, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व किया गया है प्यारे बच्चों, और कुछ पॉइंट इधर भी हैं। ओके, चलिए अब आ जाते हैं 8वें नंबर में। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखना है 8 नंबर। तो यहाँ पे देखो दूसरा नंबर चिकित्सा संदर्भ 2 टिप्पणी लिखना है। 4 दिए गए हैं तो इस पर 1 टिप्पणियाँ मैंने लिखा है चिकित्सा सगभरता समापन पर। ठीक, स्क्रीनशॉट लेंगे। और 1 पर अंतर चक्र पर लिखा हुआ है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर अगला है 9 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण परिवार नियोजन। तो यहाँ पे देखिए लिंग निर्धारण का पूरा यहाँ पे टिप्पणी की गई है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये परिवार नियोजन पर पूरी टिप्पणी। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस पूरे पेपर्स का सलूशन यहाँ पे, अब जो भी क्वेश्चन बताए हैं ना, सभी बच्चे उसे एकदम अपने दिमाग में सेटअप कर लेंगे। और आपको एग्ज़ाम में इनके लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जिन बच्चों को पढ़ के जाना है, अगर ये पढ़ के चले जाते हैं और हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसको भी सब देखें और उसका स्क्रीनशॉट लेके आप इम्पॉर्टेंट के रूप में उसे पढ़ें। ठीक, तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।